देखो थर्ड क्वेश्चन, सेकंड इलस्ट्रेशन हो गया था, इलस्ट्रेशन नंबर 3। अब देखो ये मैं थोड़ा छोटा लिखूंगा क्योंकि ये बहुत लंबा जाएगा और वहां तक लिखना पड़ेगा मुझे। इसका फॉर्मेट वो हो जाएगा। यहाँ पे बी लिस्ट कंट्रीब्यूटर, बी लिस्ट कंट्रीब्यूटर क्या होता है? देखो मैंने बताया था कि जब कंपनी लिक्विडेट होगा तो लिक्विडेटर जो है पहले पैसा इकट्ठा करेगा एसेट्स को रियलाइज करके, उसके बाद जो क्रेडिटर है उसको पेमेंट करेगा। उसको जब पेमेंट करेगा तो पहले तो हमने लिक्विडेटेड स्टेटमेंट जब बनाते हैं तो एक साइड आता है रिसिप्ट, एक साइड आता है पेमेंट। तो रिसिप्ट में हम पहले किससे पैसा जाएंगे मांगने के लिए? पहले जो हमारा कंपनी का एसेट्स होगा उसको हम बेचेगा लिक्विडेटर, उसको बेच करके पैसा इकट्ठा करेगा, और यदि वो पैसा सफिशिएंट नहीं है अपने क्रेडिटर को देने के लिए तो वो फिर किसके पास जाएगा? वो जाएगा शेयर होल्डर के पास। कौन से शेयर होल्डर के पास जाएगा? जो पार्टली पेड अप है, जो अनपेड कैपिटल होगा। कुछ कई बार क्या होता है कि कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं होते, फुल पैसा नहीं मंगाता है उससे। कुछ मान लो 10 रुपए का शेयर कैपिटल था तो उसी पे 5 रुपए या 8 रुपए मंगा लिया, बोला 2 रुपए बाद में देना तुम जब जरूरत होगा। अब कंपनी जब लिक्विडेट होने के लिए जा रहा है तो कंपनी अपने शेयर होल्डर को बोलेगा भैया आप मुझे पैसा दो, ठीक है? तो वो बोलेगा क्या, ठीक है हम पैसा देते हैं। लेकिन यदि वो देने से मना कर दिया कि भाई हम नहीं देंगे, तो वो जाएगा दूसरे शेयर होल्डर के पास। कौन से शेयर होल्डर के पास? जो कि 1 साल के अंदर में, मान लो देखो ए है और ये बी है। ए ने 10 रुपए का शेयर था, इसने 6 रुपए कंपनी को पे किया था, और इसने कंपनी इसको बी को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है? अब कंपनी पहले किसके पास जाएगा? इसके पास जाएगा, क्योंकि अभी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कौन है? ये। तो इसको बोलेगा कि भैया आप 4 रुपया पेमेंट कर दो। तो ये अब इस दोनों पे डिपेंड करता है एग्रीमेंट पे कि इसने पूरा का पूरा 10 रुपया दिया था या 6 ही रुपया दिया था। तो ये बोलेगा कि भैया ठीक है हमने इसको 6 रुपया ही दिया था तो 4 रुपया अभी मुझे देना है, तो मैं आपको दे देता हूँ डायरेक्ट कंपनी को। लेकिन यदि ये कंपनी को मना कर देगा कि मैं नहीं जानता हूँ आपको, मैं तो 10 का 10 ए को पे कर दिया हूँ, तो फिर कंपनी ए के पास जाएगा, ठीक है? तो ए के पास जाएगा, भैया आप मुझे दो। तो ये बोलेगा क्यों, अब मैं तो शेयर होल्डर हूं नहीं, मैंने तो बी को ट्रांसफर कर दिया। तो बोलेगा नहीं, तुमने 1 साल के अंदर अंदर ट्रांसफर किए हो, अभी कंपनी लिक्विडेट हो रहा है और तुम्हारा ट्रांसफर किए हुए 1 साल भी नहीं कंप्लीट हुआ है, इसलिए, और बी जो तुमने जिसको ट्रांसफर किए हो वो अभी देने से मना कर रहा है पैसा, तो इसलिए अब तुम्हारा लायबिलिटी अराइज होता है कि तुम पैसा दो। ये हो गया यहाँ पे एक्स वाई लिखो, एक्स वाई समझ में आसानी होगा। ये हो गया ए लिस्ट कंट्रीब्यूटर, यानी कि पहले इससे मांगेगा, जब ये लायबिलिटी देने से मना कर देगा तब इसके पास जाएगा। तो ये हो गया बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरी, ठीक है? तो इसी को हम एक क्वेश्चन के थ्रू डील करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में हम क्या समझ रहे हैं, समझने की कोशिश करो, पढ़ो क्वेश्चन को। इन अ लिक्विडेशन व्हिच कमेंस्ड 2 अप्रैल 2002, देखो 2 अप्रैल 2002 को लिक्विडेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है? अब देखो बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरी कब लेवल होगा? इससे ठीक 1 साल पहले, यानी कि ठीक 1 साल पहले चले जाओ, 1 अप्रैल 2001 को, 1 अप्रैल 2001 को। इस बीच में जो भी शेयर्स ट्रांसफर किया होगा उसकी लायबिलिटी बन जाएगी, वो बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरी के तहत आ जाएगा। अब देखो अब इसमें क्या बोल रहा है? not 2002 certain creditors should not receive payment out of the realization of assets। क्या बोला कि जितना लिक्विडेटर ने एसेट्स रियलाइज करके पैसा इकट्ठा किया वो सफिशिएंट नहीं है क्रेडिटर को पैसा देने के लिए, इसीलिए हमको बी लिस्ट से शेयर होल्डर से पैसा मंगाना पड़ेगा। और आउट ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ए लिस्ट कंट्रीब्यूटर, क्या बोला? ए लिस्ट कंट्रीब्यूटर से भी हम पैसा मंगा लिए, एसेट्स भी सारा बेच दिया, ए लिस्ट के पास जो पैसा था वो भी हम मंगवा लिए, फिर भी सफिशिएंट नहीं है, तो हम जाएंगे बी लिस्ट के पास, बी लिस्ट कंट्रीब्यूटर के पास, भैया आप मुझे पैसा दे दो। तो फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ सर्टेन ट्रांसफर व्हिच टुक प्लेस इन 2001 to 2002। अब क्या बोल रहा है कि इस बीच में कुछ शेयर्स ट्रांसफर हुए हैं, उसका लिस्ट दिया हुआ है। देखो एक्स ने कब ट्रांसफर किया था? 1 मार्च को, 1 मार्च 2001 को, जो कि 1 मार्च इस पीरियड में कवर नहीं होता है, इससे पहले होता है। तो एक्स कब ट्रांसफर किया था? एक्स 1 मार्च 2001
1 को, तो इसलिए ये बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरी नहीं होगा। उसके बाद ए बी सी डी, ए ने कब ट्रांसफर किया 1 मई 2001 को, इसने कब ट्रांसफर किया 1 जुलाई को, 1 जुलाई, इसने कब ट्रांसफर किया 1 नवंबर को 2001 को, इसने कब ट्रांसफर किया 1 फरवरी 2002 को। अब देखो ये जो चारों ट्रांसफर है, ये चारों ट्रांसफर ये इस बीच में हो रहा है, इस बीच में हो रहा है ना, इस डेट के बीच में, तो इसीलिए ये बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरी होगा, क्योंकि ये विद इन द ईयर, एक साल के जब लिक्विडेशन स्टार्ट हुआ उससे ठीक एक साल पहले उसी बीच में ये ट्रांसफर किया है शेयर्स। एक साल भी एक्सपायर नहीं हुआ है इस सब का, इसका एक्सपायर हो गया है, तो इसलिए इसको हम बी लिस्ट कंट्रीब्यूटर नहीं ट्रीट करेंगे और कंपनी इससे पैसा मांगने के लिए नहीं जाएगा, ये लेवल नहीं होगा। ठीक है, अब हमें क्या पूछ रहा है, ऑल द शेयर्स ऑफ ₹10 इज 6 पेड। देखो 6 रुपया ही पे किया था, 4 रुपया अभी भी बाकी है एक शेयर्स पे, तो बोल रहा है सो द अमाउंट ऑफ रियलाइज्ड अमाउंट टू बी रियलाइज्ड फ्रॉम वेरियस पर्सन लिस्टेड एबव। अब बोल रहा है कि जो ये पर्सन है एक्स ए बी सी डी, इससे हम कितना पैसा रियलाइज करेंगे वो आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ। तो हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट to be realized from B list contributors। ठीक है, हम ये कैलकुलेट करेंगे। अब देखो इसके लिए ये एक स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है ये 2-4 बार प्रैक्टिस करना और यही स्टेटमेंट को फॉलो करना। ठीक है ना, तो देखो यहां पे लिखेंगे हम पहले शेयर होल्डर्स, यहां पे शेयर होल्डर्स का नाम लिखेंगे, फिर यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स ट्रांसफर्ड, कितना शेयर्स इसने एक साल के अंदर अंदर ट्रांसफर किया है। फिर उसके बाद लिखेंगे मैक्सिमम लायबिलिटी एट द रेट रुपीज, कितना पे किया था 6 रुपीज पे किया था, तो अब 4 रुपया पर शेयर पे होगा। मैक्सिमम लायबिलिटी एट द रेट ₹4 पर शेयर, 6 रुपीज पे कर दिया था ना, तो 4 रुपीज ही अनपेड रह गया, तो अब मैक्सिमम लायबिलिटी जो हो जाएगा एक शेयर्स पे पर शेयर पे 4 रुपीज का हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम लायबिलिटी पर शेयर्स। अब यहां पे लिखेंगे क्या, डिवीजन ऑफ लायबिलिटी एज ऑन, इस डेट को हम डिवीजन ऑफ लायबिलिटी निकालेंगे कितना होगा, और यहां पे टोटल अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे एक हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इसको ऐसे कर लो। इसको 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो हो जाएगा खुद ब खुद। अब देखो हमारा नंबर ऑफ शेयर होल्डर एक्स तो हमें बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरी में आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो लिक्विडेशन स्टार्ट होने से एक साल पहले एक साल उसका खत्म हो गया है, इसलिए एक्स हम नहीं लिखेंगे। तो उसके लिए हम वर्किंग नोट 1 लिख देंगे। यहाँ पे एक वर्किंग नोट 1 लिख देंगे कि हम एक्स को क्यों नहीं कंसीडर किए। ठीक है, ए बी सी और यहाँ पे आ जाएगा डी। ठीक है, डी हो गया। यहाँ पे एक टोटल कॉलम के लिए भी एक बना लो। ये हो गया। यहाँ पे डेट लिख देना
और फिर यहाँ पे ये लिख देना आप कितना दिन हो जाएगा, 4 अमाउंट है, 4 डेट बचेगा ना, 1 2 3 4, तो 4 हम यहाँ से ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो और ये ले लो, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ शेयर इसने कितना ट्रांसफर किया था, ए ट्रांसफर किया था, उसको देखो तो देखो ये अब ए कितना ट्रांसफर किया था, 1000 शेयर्स, 1000 शेयर ये ट्रांसफर किया था। बी ने कितना किया था, 1500 इतना शेयर्स ट्रांसफर किया था। सी ने कितना किया था, 300। डी ने कितना किया था, 200। तो अब देखो इसकी मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी हो जाएगी, यानी कि 4 रुपीज पर शेयर का था तो 1000 इसने ट्रांसफर किया तो 4000। इसकी मैक्सिमम लायबिलिटी जो हो जाएगी 4000, इसकी कितनी हो जाएगी 6000। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000, ठीक है। इसको 300 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 इसकी लायबिलिटी हो जाएगी। अब यहाँ पे 200 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800। तो मैक्सिमम लायबिलिटी जो है ए की इतनी होगी, बी की इतनी होगी, सी की इतनी होगी और डी की इतनी होगी, ठीक है, 800 रुपये। अब ऐड करके देख लो, यानी कि कितना हो गया, 10,000 और 12,000, ये कुल टोटल कितना हो गया, 12,000। अब इसको देखो, अब इस किस डेट को इसने ए ने ट्रांसफर किया था, 1 मई को, 1 मई 2001 को। उसके बाद बी ने क्या था, 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2001 को, और 1 नवंबर को, 1 नवंबर 2001 को, और ये 1 फरवरी को, 1 फरवरी 2002 को ट्रांसफर किया था। अब इसका हम रेशियो निकालेंगे कि किस रेशियो में वो लायबिलिटी इस ABCD में डिवाइड होगा, ठीक है ना। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले वर्किंग नोट 1 लिख दो कि हमने एक्स को बी लिस्ट कंट्रीब्यूटर में क्यों नहीं इंक्लूड किया है। तो देखो, सिंस एक्स ट्रांसफर्ड his shares before 1 year of liquidation begins. Therefore X is not considered as B list contributors। इसीलिए हम X को बी लिस्ट कंट्रीब्यूटर में कंसीडर नहीं किए। फर्स्ट वर्किंग नोट लिख दिए। अब सेकंड वर्किंग नोट हम क्या लिखेंगे, डिवीजन ऑफ लायबिलिटी, डिवीजन ऑफ लायबिलिटी। हम कैसे लायबिलिटी का डिवाइड करेंगे ये देखेंगे। तो देखो, अब हमारे पास कितना क्रेडिटर था, पे करना था कितना हमें, टोटल जो देखो, क्रेडिटर्स रिमेनिंग अनपेड एंड आउटस्टैंडिंग, हमारा कितना आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर है, ये जो है क्यूमुलेटिव क्रेडिटर दिया हुआ है हमें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्यूमुलेटिव क्रेडिटर्स। हाँ, इस पहले यहाँ पे डेट भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे डेट, एक साइड में यहाँ पे डेट लिख दे, डेट यहाँ पे लिख दो। और उसके बाद अब देखो, 1 मई को, 1 मई 2001 को क्यूमुलेटिव लायबिलिटी कितना था, 6000। उसके बाद 1 जुलाई को क्यूमुलेटिव लायबिलिटी कितना था, 7500। उसके बाद 1 नवंबर को कितना हो गया, 8000। और 1 फरवरी को
2002 को क्यूमुलेटिव लायबिलिटी 9500 आ गया। देखो ये क्या है, इस डेट को कंपनी के पास कुल टोटल लायबिलिटी 6000 था। अब अगले इस डेट को जब ने 1 जुलाई को बढ़ करके 7500 हो गया, तो कितने लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, हर साल यानी कि हर डेट को जब जब ट्रांसफर हो रहा है तब तब कितना लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, ये हम निकालेंगे। तो देखो इंक्रीज इन लायबिलिटी, अब हमारा लायबिलिटी कितना हुआ, देखो यहाँ पे ऊपर तो कुछ नहीं है, 0 है, तो 0 से 6000 बढ़ा तो कुल टोटल 6000 हमारा इंक्रीज हो गया। अब यहां से यहां कितने का इंक्रीज हुआ है, 6000 से 7500 पे 7500 1500। उसके बाद इस दोनों में कितना इंक्रीज हुआ है, 500, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने का इंक्रीज हुआ है, 1500 आ गया। अब ये जो इंक्रीज हुआ है लायबिलिटी, इसको हम किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, इसको, ये जो लायबिलिटी हुआ इस डेट को ना सारे में लायबिलिटी डिवाइड होगा, ए बी सी डी सभी में, चारों के चारों में डिवाइड होगा। किस रेशियो में, यहाँ पे जो हम ए बी सी डी में डिवाइड करेंगे इस डेट को लायबिलिटी कितना आया, 6000। अब ये 6000 कितने में डिवाइड होगा, ए बी और सी सभी में आएगा, होगा ना रे। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ट्रांसफर्ड, यहाँ पे डायरेक्ट शेयर्स लिख दो, शेयर्स ट्रांसफर्ड कितना। अब जिस रेशियो में इसका रेशियो देखो कितने शेयर्स ट्रांसफर किया है, तो इसका रेशियो क्या निकल जाएगा, सभी में 220 कॉमन है, तो 22 सभी में से 220 हटा दो, 220 10 15 3 और 2 का रेशियो बन जाएगा, ठीक है। तो देखो इस डेट को चारों लेवल है ए बी सी डी, तो देखो यहाँ पे 10:15:3:2, इस रेशियो में ये जो लायबिलिटी हुआ है ये इस रेशियो में डिवाइड होगा, इस रेशियो में बटेगा ए बी सी और डी में। अब देखो अगले डेट को क्या हो जाएगा इस डेट को ए तो अपना लायबिलिटी अब शेयर्स ट्रांसफर कर दिया, तो अब ए नहीं लायबल होगा, सिर्फ अब ए बी और सी लायबल होगा। तो ए लायबल नहीं होगा, बी सी और डी, तो बी सी और डी किस रेशियो में लायबल होगा, यानी कि ये लायबिलिटी किस रेशियो में बटेगा, 15:3:2। अब ये लायबिलिटी कैसे बनेगा, ये दोनों अपना यहाँ इस डेट को ये दोनों अपना शेयर्स ट्रांसफर कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ सी और डी बचा है, तो सी और डी को ये 500, ये कुछ लग रहा है मुझे गलती नहीं ना हो गया, यहाँ पे इंक्रीज इन लायबिलिटी 9500 नहीं, ठीक है, यहाँ पे ये तो ये 3:2 में होगा लेवल। और उसके बाद ये जो लायबिलिटी बच गया ये 1500 रुपए का, ये सिर्फ और सिर्फ कौन बियर करना पड़ेगा, किसको, डी को, ओनली डी, यहाँ पे डी को इस डेट को बियर करना पड़ेगा ये। अब देखो हम क्या करेंगे, हमारा रेशियो फिक्स हो गया, तो रेशियो इस डेट को लिख दो, कितना आया था रेशियो, 10:15:3:2, ठीक है। फिर आगे आ जाएगा 15:3:2, यहाँ पे आ जाएगा 3:2 और यहाँ पे आ जाएगा ओनली डी की लायबिलिटी यहाँ पे बच जाएगी। अब देखो हमारा यहाँ पे 6000 है, तो 6000 को हम किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, इस रेशियो में, तो यहाँ पे 10 + 15 + 3 + 2 30 आ गया, 30 से डिवाइड कर दो 6000 को, तो आ गया 200 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 2000 डिवाइड बाय 10 × 15 करो, कैलकुलेट करो, ये आ जाएगा 3000, फिर डिवाइड बाय 15 × 3 ये आ जाएगा 600 डिवाइड बाय 3 × 2 400। अब सारे को ऐड करो तो आ जाएगा 6000, क्योंकि हमारा कुल टोटल लायबिलिटी था 6000, ऐड करके देख लो 3200 आ गया, 6000 आ गया, इस रेशियो हमने डिवाइड कर दिया। अब देखो अब
ए तो अपना सारा शेयर ट्रांसफर कर दिया, यानी कि इस डेट को ए अपना मेंबरशिप खत्म कर हो गया इसका ए का, तो आगे की लायबिलिटी इसकी नहीं बनेगी, तो आगे की लायबिलिटी इसकी हो गई खत्म। अब इसका कुल टोटल कितना हो जाएगा, 2000 लायबिलिटी आया था, तो 2000 इसका लिख दो। अब देखो मैक्सिमम लायबिलिटी ये कितना बियर कर सकता था, देना पड़ता है इसको 4000, लेकिन इसने दिया कितना 2000, यानी कि हमेशा याद रखना ये जो टोटल कॉलम में जो इंडिविजुअल की लायबिलिटी आएगी, इंडिविजुअल शेयर होल्डर की, वो कभी भी इससे ज्यादा नहीं आ सकता, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम इससे ज्यादा वो नहीं पे करेगा, यानी कि लास्ट में जो आएगा टोटल कॉलम में इंडिविजुअल की लायबिलिटी वो इससे हमेशा कम ही आएगा। अब देखो, अब हमारा इस डेट को हमारा लायबिलिटी कितना इंक्रीज हुआ है 15, अब हमारा इस रेशियो को ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा, तो 1500 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 1125 डिवाइड बाय 15 इंटू 3, 225 डिवाइड बाय 3 इंटू 2, 150। अब इस सारे को ऐड कर लो तो तुम्हारा 1500 हो जाएगा, देख लो ऐड करके, यदि तुमने रेशियो सही से निकाला है तो सही आ जाएगा। अब देखो, अब इस डेट को बी भी अपना शेयर्स ट्रांसफर कर दिया है, यानी कि आगे अपना मेंबरशिप अपना कम वो हो गया, इसका सीज हो गया, तो आगे इस डेट के आगे जब से इसका मेंबरशिप क्लोज हुआ है तब से ये आगे के लिए कुछ नहीं लायबल होगा, तो अब इसका कुल टोटल लायबिलिटी कितना हो जाएगा 825। अब देखो 825, ये क्या हो गया रे, नहीं ना, ये हमने इसको ऐड कर दिया, ये होगा, ये इसका है, ये बंद करो, इसीलिए लिखने वक्त थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ये यहाँ आएगा। अब देखो इसकी कुल टोटल लायबिलिटी कितनी आ जाएगी 4125, ये दोनों को ऐड करके लिखेंगे तो वो थोड़ा लिखने में इधर उधर हो गया था। अब देखो आगे 1 नवंबर को हमारी लायबिलिटी कितनी थी 500 को 3 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 2 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 और 200, सिंपल सा है ये तो अपने बिना कैलकुलेटर के हेल्प से भी कर सकते हो गया। अब यहाँ पे सी भी अपना शेयर्स ट्रांसफर कर दिया, यानी कि आगे ये भी लायबल नहीं होगा, तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लो इसकी कुल टोटल लायबिलिटी कितनी हो गई 225 300। अब देखो इसकी कुल टोटल लायबिलिटी 1125 आ गया। अब देखो ये भी 1125 इससे कम है, वो इसकी देखो 4125 आ गया, तो ये 6000 से कम है, यानी कि वो जो टोटल कॉलम में आएगा इससे हमेशा कम ही होगा। अब आगे की देखो, आगे की लायबिलिटी 1500 रुपया हो गया, ठीक है, तो 1500 किसको बियर करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ डी बच गया है तो डी को ही बियर करना पड़ेगा, लेकिन मैंने क्या बताया टोटल कॉलम में इससे ज्यादा नहीं आ सकता है, यानी कि मैक्सिमम लायबिलिटी इसकी 800 ही होगी, तो ये कैलकुलेट करके देखो पहले 400 150 प्लस 200 750 तो ऑलरेडी हो गया, तो अब ये मैक्सिमम कितना पे करेगा 50 पे करेगा, ठीक है, और टोटल लायबिलिटी जो हो जाएगी इसकी मैक्सिमम, कंपनी को देना कितना था 1500, लेकिन उसने दिया कितना सिर्फ और सिर्फ 800, क्योंकि ये सिर्फ इतने के लिए ही लायबल था, तो लास्ट कॉलम में जो ये 50 आया है, ये 50, इसके लिए हम एक वर्किंग नोट यहाँ पे लिखेंगे, वर्किंग नोट 3 स्टार मार्क्स लगा के यहाँ पे वर्किंग नोट 3 लिखो। क्या लिखोगे वर्किंग नोट 3 में, वर्किंग नोट 3 क्या लिखेंगे, since liability maximum liability of D is rupees 800 and total liability
required on 1st February 2002 is rupees 150, which is more than maximum liability of B. Therefore on 1st February 2002 B is liable to only rupees 50 to the कंपनी के लिए ये सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज के लिए ही लायबल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुल टोटल जो अमाउंट रिकवर्ड होगा बी लिस्ट कंट्रीब्यूटर से कितना होगा, कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख दो 800, यहाँ पे 6,912, फिर से 2000 प्लस 4125 प्लस 1125 प्लस 800 है? क्या हो गया, दो बार कैलकुलेट करो। 2000 ठीक है, 4125 ठीक है, 1125 फिर 800, तो पहले क्यों गलत आया था 8050, यानी कि बी लिस्ट कंट्रीब्यूटर से कंपनी कितना रिकवर कर पाएगा, ये आया समझ में। बस यही क्वेश्चन का एक बार पूरे ठीक से देख लो और एक नोटिंग कर लो और इसको फोटो भी खींच लो इसका, और यही फॉर्मेट हमें एग्जाम में भी फॉलो करना है। और बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरी का जितना भी क्वेश्चन आएगा उसमें हम यही फॉर्मेट कंसीडर करेंगे। पहले हम क्यों एक्स को क्यों नहीं कंसीडर किए हैं उसका रीजन लिखेंगे, क्योंकि वो एक साल लिक्विडेशन का 1 साल पीरियड खत्म होने से पहले ही वो कर दिया था। लिक्विडेशन जब से स्टार्ट हुआ उससे प्रीवियस 1 साल से भी पहले उसने अपना शेयर ट्रांसफर किया था, इसलिए एक्स को हम बी लिस्ट कंट्रीब्यूटरी नहीं माने, उसका रीजन लिखेंगे। फिर यहाँ पे ये जो फॉर्मेट है 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो लिख दोगे। उसके बाद ए, बी और सी शेयर होल्डर लिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स कितना 1 साल के अंदर में ट्रांसफर किया है वो लिखेंगे। फिर मैक्सिमम लायबिलिटी कितना अनपेड था पर शेयर पे उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स ट्रांसफर से, फिर उसको यहाँ पे लिख लेंगे। फिर यहाँ पे डेट लिखेंगे कब कब ट्रांसफर हुआ है शेयर्स, और इसको रेशियो हम निकालने के लिए वर्किंग नोट यहाँ पे 2 लिखेंगे, वर्किंग नोट ये 2 है। डिवीजन ऑफ लायबिलिटी हम पहले डेट लिखेंगे कब कब ट्रांसफर हुआ है। एक्यूमुलेटिव लायबिलिटी, ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है लायबिलिटी क्रेडिटर्स का वो क्यूमुलेटिव है, यानी कि हर साल इसमें जुड़ते जा रहा है अमाउंट। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इस डेट को हमारा कितने लायबिलिटी इंक्रीज हुआ है। तो इस प्रीवियस में 0 है तो 0 से 6000 में गया तो 6000 से इंक्रीज हुआ, यहाँ से यहाँ 1500 इंक्रीज हुआ, यहाँ से यहाँ 500 इंक्रीज हुआ, और यहाँ से यहाँ 1500 का इंक्रीज हुआ है। अब इसको हम किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, इस लायबिलिटी को शेयर्स ट्रांसफर, जिस रेशियो में शेयर्स ट्रांसफर हुआ है उसी रेशियो में हम इस लायबिलिटी को वो करेंगे। तो देखो इस डेट को चारों का चारों लेवल होगा, इस डेट को जो लायबिलिटी आया है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये 3 लेवल होगा, सी डी कौन था, बी, सी और डी, और यहाँ पे सिर्फ सी और डी लेवल होगा, और लास्ट में सिर्फ और सिर्फ जो बच जाएगा वो, यानी कि जब जो शेयर्स ट्रांसफर करेगा उसके बाद के लिए वो लेवल नहीं होगा। ठीक है ना, तो इस रेशियो में हम बांट देंगे सारे का, और ये टोटल कॉलम में लिखेंगे। टोटल कॉलम में हमेशा ये चेक कर देखना, वो हमेशा लास्ट वाले केस में आएगा ये प्रॉब्लम, ये कि जो तुम्हारा सफिशिएंट अमाउंट यहाँ पे नहीं है पे करने के लिए, मैक्सिमम 800, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है इस कॉलम में इंडिविजुअल शेयर होल्डर के लिए। तो इसीलिए हम यहाँ पे जबकि देना था 1500 रुपीज, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ 50 दिया है, क्योंकि हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन भी है कि हम इससे 800 रुपया से ज्यादा रिकवर नहीं कर सकते हैं, तो 800 का 800 ही दिए हैं यहाँ पे, और कुल टोटल लायबिलिटी यहाँ पे लिख दिए। आ गया समझ में? चलो ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 4।